हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ईएमएफ को इंड्यूस कितने तरीके से किया जा सकता है। आज हम पूरा आज डिटेल में पढ़ेंगे और आज हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे किसका, जनरेटर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है। तो टॉपिक जो है वो है मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। अब आप कहेंगे सर इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, तो आपको एक आदमी के नाम से मैं बताना चाहूँगा। आपको ये नाम जैसे ही पता चला होगा तो आपके दिमाग में आ चुका होगा माइकल फैराडे ने क्या किया था। तो माइकल फैराडे ने जो ईएमएफ इंड्यूस किया था इस पर कहानी बताई थी। क्या कहानी थी कि भैया इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ, याद आया बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। हाँ सर याद है, यही तो चैप्टर है। चैप्टर में हम यही बार बार पढ़ रहे हैं। इंड्यूस ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस d∅dt। यहाँ पर माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। ये आपको हम इतने टाइम से बताते आ रहे हैं। अब कभी आप देखें कि भैया ईएमएफ जो पैदा हो रहा है, ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। तो आप कहेंगे कि भैया ईएमएफ की पूरी ईएमएफ पैदा होना किस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मैं रेड पेन से निशान लगा के बताऊंगा कि यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा होने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है बच्चों, फ्लक्स है। तो आपको फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है? हाँ सर फ्लक्स का फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, एन बी ए कॉस थीटा। हाँ है ना बच्चों। यहाँ पर एन तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि फिक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फिक्स होते हैं। तो आप बता सकते हैं कभी फ्लक्स को चेंज करना है तो आप कितने तरीके से फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स को चेंज करने के लिए कितनी चीज़ जिम्मेदार नज़र आ रही है, आप कहेंगे चार। एक तो एन, बी, ए और एक थीटा। पर मैं कहूँगा यहाँ पे चार नहीं, सिर्फ तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एक चीज़ है थीटा। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे तो ईएमएफ पैदा होगा। और यही तो टॉपिक है कि ईएमएफ को कितने तरीके से जनरेट किया जाता है। तो ईएमएफ पैदा करने के लिए जिम्मेदार है फ्लक्स, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। कभी मैं एन को कांस्टेंट मानूं तो बी ए कॉस थीटा। अभी फिलहाल के लिए एन हटा ही देता हूं जिससे कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे। तो आपको याद होना चाहिए फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, बी ए कॉस थीटा पे। तो भैया हमारे पास तीन मेथड होगी। कितनी मेथड होगी, तीन मेथड होगी। मैं तीनों मेथड को वन बाय वन पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले वाली मेथड जो है वो क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बच्चों, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला तरीका क्या है बच्चों, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको कभी फ्लक्स को चेंज करवाना है तो सबसे अच्छा क्या, पहला तरीका कहूँगा, सबसे पहला तरीका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। अब आप कहेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो याद कीजिए हमने यही डायग्राम बहुत दिन पहले पढ़ा था। मैं फिर से बना दूं। यहाँ पर मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, ये कॉइल, और कॉइल से किसे कनेक्ट कर देता हूँ, गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा दी एक कॉइल। क्या लगा दी बच्चों, ये रही एक कॉइल। क्या है बच्चों, कॉइल। और बच्चों कभी हम इसके पास में एक मैग्नेट को ले जाएं। क्या ले जाएं बच्चों, मैग्नेट को तेजी से इसके पास में ले जाएं तो क्या होगा, इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी कि नहीं होगी बच्चों। तो सबसे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए इसके अंदर भी पहला तरीका क्या है कि भैया मैग्नेट को मूव करवाओ। मैग्नेट इज मूविंग, मैग्नेट को मूव करो टूवर्ड्स स्टेशनरी
कॉइल। ठीक है, तो पहला तरीका समझ में आया। सर पहला क्या है? ये पहले के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप क्या करेंगे? इस मैग्नेट को तेजी से पास ले जाएंगे किसकी तरफ? स्टेशनरी कॉइल की तरफ। अब दूसरा तरीका क्या है? तो देखिएगा दूसरा तरीका भी कैसा है। दूसरा तरीका ये है कि इस बार जो है मैग्नेट तो रेस्ट में है, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी 0 लिख दूँ। इस बार मैग्नेट तो क्या है बच्चों? रेस्ट में। मैग्नेट रेस्ट में है, पर बच्चों हम किसे मूव करवा रहे हैं? ये ध्यान से देखिएगा, हम किसे मूव करवा रहे हैं? हम मूव करवा रहे हैं किसे? आप समझ गए होंगे बच्चों किसे मूव करवा रहे हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। बच्चों कॉइल को मूव करवाएंगे मैग्नेट की तरफ, तब भी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इसके अक्रॉस, हाँ या ना बच्चों? सर क्यों चेंज होगी ये भी बता दें। बच्चों आप जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है, और हमेशा आप देखेंगे कि पोल्स पर मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा होती है और पोल से दूर जाते जाते मैग्नेटिक लाइंस वीक होती जाती है। तो जैसे ही हम कॉइल को पास लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। किसके अक्रॉस? कॉइल के अक्रॉस, हाँ है ना बच्चों? तो सेकेंड तरीका जो है, सेकेंड तरीके में हम यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, सेकेंड तरीका किसका है? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। किसका तरीका है बच्चों? हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो मैग्नेट को मूव करवाओ या फिर कॉइल को मूव करवाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे मूविंग कॉइल, या फिर मूविंग कॉइल इज मूव टूवर्ड्स, या फिर मूविंग कॉइल ना लिखते हैं कॉइल। क्या लिखें बच्चों? कॉइल। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या लिख दें कि कॉइल इज मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी मैग्नेट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इस बार कौन मोशन कर रहा है? इस बार मोशन जो कर रहा है वो कॉइल मोशन कर रही है, और इस बार मोशन कौन कर रहा था? मैग्नेट। और ये कॉइल जो थी वो क्या थी? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आपको पहला तरीका तो पता चल गया कि भैया फ्लक्स को चेंज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कितने तरीके से किया जा सकता है? या तो मैग्नेट को मूव करो या फिर किसको मूव कर दो? कॉइल को। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने पहला तरीका पढ़ लिया, ये रहा पहला तरीका, ये फर्स्ट तरीका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? एरिया को चेंज करें। किसको चेंज करें? एरिया को। तो बच्चों सेकेंड तरीका जो है वो है चेंजिंग एरिया। दूसरे तरीके में हम किसको चेंज करेंगे बच्चों? एरिया को। तो एरिया को चेंज करने के लिए ये डायग्राम अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, याद कीजिए। एक रेल थी, हाँ सर बिल्कुल याद है। हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम तरीका ढूंढ रहे हैं कि तीन तरीके कौन से हैं। तो पहला तरीका मिल गया, दूसरे में एरिया को चेंज करेंगे। तो देखिए ये एक रेल है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ये एक रेल है जो किसके अंदर रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और क्रॉस का मतलब तो आपको पता होगा, क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये भी आपको पता है। अब इस रेल में हम क्या कर रहे हैं? एक क्या ले रहे हैं? कंडक्टर ले रहे हैं। कंडक्टर ले रहे हैं बच्चों, ये कंडक्टर आपको दिख रहा होगा, कंडक्टर। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो जैसे आप कंडक्टर को मूव करेंगे तो कंडक्टर की पोजीशन कुछ यहाँ पर होगी कि नहीं होगी बच्चों? अब कंडक्टर की पोजीशन चेंज हो गई तो आप बता सकते हैं क्या चेंज हुआ है? क्या मैग्नेटिक फील्ड में इस बार चेंज किया गया है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस बार मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं किया गया। मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है, पर किस में चेंज होता हुआ दिख रहा है आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर चेंज ये हो रहा है कि देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। क्या आपको ये जगह दिख रही है? जगह दिख रही है। इस जगह में एरिया कितना है? इतना है।
ये दिख रहा होगा एरिया। पर जैसे ही कभी मैं पास आया तो देखिए एरिया कम हुआ, और पास आया तो एरिया कम हुआ, दूर गया तो एरिया बढ़ गया, और दूर गया एरिया बढ़ गया। मतलब एरिया में चेंज कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस करने का तरीका क्या है चेंजिंग एरिया। तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ इक्वल्स टू होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन में गिवन टाइम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है तो आप जानते होंगे, फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, BA cos थीटा। और बच्चों यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा कितना होगा 0। ये लास्ट क्लास में बता चुका था, कभी आपको फिर से समझना है तो मैं बता दूँ। देखिए कभी हम इस रॉड की बात करें तो ये रॉड कहाँ मूव कर रही, इस तरफ, मतलब मोशन तो इस तरफ हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर, हाँ है ना। तो कभी हम यहाँ पर बात करें एरिया की, किसकी बात करें बच्चों, एरिया की, तो इस एरिया का कंपोनेंट या तो इस तरफ होगा या तो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना बनेगा 0। ठीक है, तो BA cos 0, cos 0 तो आपको पता है 1। और बच्चों एरिया किससे मिलके बनता है, तो एरिया मिलके बनता है किससे, लेंथ से। तो ये रॉड की लेंथ L है और इसने क्या किया, इस डिस्टेंस में चेंज ला दिया, तो एरिया किससे मिलके बनेगा, LX अपॉन में T। ठीक है, तो ब्रेड्थ एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया इक्वल्स टू B, यहाँ पे B तो कांस्टेंट है, और भैया रॉड की लेंथ में भी चेंज नहीं आ रहा है तो लेंथ भी कांस्टेंट है। यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया x में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, और याद कीजिए इस ईएमएफ को हमने क्या नाम दिया था, मोशनल ईएमएफ। तो हमारे पास 2 तरीके तो आ गए। ये कौन सा तरीका है, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें। यहाँ पर हम एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना तो कॉइल का एरिया बढ़ रहा है ना तो यहाँ पर कॉइल का एरिया बढ़ रहा है क्या, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम किसको चेंज कर रहे हैं, एरिया को। पहले एरिया कम था, पहले एरिया ज़्यादा था, तो एरिया में देखिए चेंज हो रहा है एरिया में चेंज हो रहा है तो भी ईएमएफ पैदा हो सकता है। इसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब हम तीसरे तरीके की तरफ चल रहे हैं, तो तीसरे तरीके को यहीं लिख दूँ। जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं तीसरे तरीके की तरफ चल रहा हूँ, और सच बताऊँ तीसरे तरीके के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि तीसरा तरीका ही हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो तीसरा तरीका देखिएगा क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था EMF इक्वल्स टू क्या होता है, -dφ/dt। और फ्लक्स में चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज किया जाए, एरिया को चेंज किया जाए, किसे भी चेंज किया जा सकता है, थीटा को। अब बहुत से लोग पूछते हैं थीटा क्या है, तो थीटा जो होता है किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर तीसरा तरीका क्या है, बाय चेंजिंग, यहाँ पे बाय लिख देता हूँ, हर जगह बाय लिखना चाहिए, बाय चेंजिंग एरिया या बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय चेंजिंग एंगल, ओरिएंटेशन का मतलब आप जानते हैं, ओरिएंटेशन का मतलब एंगल ही होता है। बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन या फिर कहें एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, लाइन, ठीक है। चलिए ज़्यादा सुंदर नहीं बनाते हैं, सुंदर पहले से ही है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, हम तीसरे तरीके की तरफ चल रहे हैं। हम किसको चेंज करने वाले हैं इस बार हम चेंज करने वाले हैं एरिया को। सर किसके बीच, नहीं किसके बीच, एंगल को चेंज करने वाले हैं, सॉरी एंगल को चेंज करने वाले हैं। ये एंगल किसके बीच बनता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये दिख रही होगी आपको,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड में तो चेंज करने वाला नहीं हूँ, कतई चेंज करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैं बी वेक्टर लिख देता हूँ। तो ये जो है बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। बहुत से बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पता, तो उनको बता दूं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन एंड वैल्यू, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं कि इस जगह अलग और इस जगह अलग। जैसे कभी आप बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करता, हमेशा हर जगह उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब जगह कम होता है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर हम किसको चेंज करने वाले? एंगल को। तो एंगल के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी और कॉइल बनानी पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कॉइल बनाने जा रहा हूँ। आपको कॉइल 3D में दिख रही होगी, सर नहीं दिख रही, अब दिख रही होगी। देखिए बच्चों, तो ये रही एक कॉइल जो मैंने कोशिश की है बनाने की और आपको दिख भी रही होगी। तो ये कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाने की मैंने कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। कोशिश तो की है पर भरपूर कोशिश की है। तो आपको ये भरपूर कोशिश वाली कॉइल नज़र आ रही होगी। ये किस शेप की है? तो रेक्टेंगल शेप की है। तो मैं इसको रेक्टेंगल कॉइल दे देता हूँ, नाम देता हूँ PQRS। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कभी बोर्ड पे डायग्राम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी? तो पेन को तो रख दूँ, बहुत सारे हो गए पेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, हाँ है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये बी वेक्टर मैंने बना रखा है। पर कॉइल AC है तो कॉइल का एरिया किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, हाँ है ना? तो कॉइल का जो एरिया होगा वो इस तरफ होगा, आपकी तरफ देखिए ऐसा। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच की बात कर दूँ तो ये एरिया वेक्टर का कंपोनेंट एन कैप मान लूँ। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों? थीटा हो गया। हो गया है कि नहीं हो गया? तो मान लीजिए हम इंड्यूस EMF की बात कर रहे हैं। तो इंड्यूस EMF बता सकते हैं क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन में टाइम। ठीक है, तो EMF इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस का dφ/dt। और आप बता सकते हैं फाई क्या होगा? तो आपको फाई के बारे में पता होना चाहिए। फ्लक्स जो होता है किसके इक्वल होता है? NBA cos थीटा के। NBA cos थीटा। सर n क्या है? यहाँ पर n जो है वो क्या है? n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। सर यहाँ पर कितने टर्न्स है? तो अभी तो बच्चों समझाने के लिए हमने एक ही टर्न बनाया। समझाने के लिए अभी कितने टर्न्स बनाए? एक ही टर्न बनाए। पर बच्चों एक्चुअल में कभी आप देखें तो एक टर्न से काम नहीं चलता, आपको इसके बहुत सारे टर्न्स बनाने होते हैं। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे फ्लक्स उतना ही तेज़ी से चेंज होगा। तो EMF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का dφ/dt। और फाई कितना है बच्चों? थोड़ा सा जोर से बोले, वो आवाज़ ही नहीं आ रही है आपकी। तो फाई जो है वो है NBA cos थीटा। अब बताएं, टॉपिक में हम ना तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, न एरिया को चेंज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है, तो ये सारी चीज़ बाहर निकलेगी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज फिक्स क्वांटिटी, कांस्टेंट n को बाहर निकाले, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाले, क्योंकि इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है? पूरे टाइम कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चेंज ही नहीं होने वाली। और एरिया, कॉइल के शेप के साथ तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉइल का शेप जो है, एरिया चेंज हो रहा था, पर यहाँ पर एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया भी कांस्टेंट। और ये क्या है? dφ/dt ऑफ cos थीटा। ठीक है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर पूरी बात समझाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। चलिए, तो अब देखिए, मान लीजिए ये जो कॉइल है वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? रोटेट कर रही है। और रोटेट कर रही है किस वेलोसिटी से? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया किस एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब देखिए मैं सीधी सी कहानी आपको समझाता हूँ।
शायद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले तो देखिए मैं मैग्नेटिक फील्ड बना दूं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है और राइट की तरफ जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इस तरफ। क्लियर। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कोई हाथ नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करें, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है। क्लियर है। अब ये रही कॉइल, ये रही कॉइल। क्लियर है। मान लीजिए कॉइल इस तरह से रखी हुई है, स्टार्टिंग, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब स्टार्टिंग पोजीशन है तो आप खुद देखें, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है बच्चों, और इसका एरिया वेक्टर भी किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। नहीं आया। यहाँ पर ये इस तरफ जा रही है और एरिया वेक्टर भी किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। हाँ है ना। तो यहाँ पर देखिए थीटा अभी कितना बन रहा है? 0 डिग्री। पर जैसे जैसे मैं रोटेट करूँगा तो बताओ क्या थीटा में चेंज आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ जा रही है और इस बार एरिया वेक्टर थोड़ा कुछ एंगल बनाने लगा है ना। तो जैसे ही रोटेट होगा तो थीटा चेंज होगा। अब बताए थीटा कितना हो चुका है? तो आप कहेंगे सर थीटा 90 हुआ है। सर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, तो कितना एंगल बनेगा? 90। और कभी जैसे ही रोटेट करेंगे तो थीटा क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। हाँ है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो बच्चों आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। सर नहीं पता, मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लें। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा और टाइम कितना है? टी है। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप बता सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा टी। मैं इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो EMF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का NBA dy बाय dt ऑफ कॉस थीटा, और थीटा कितना है बच्चों? ओमेगा टी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? तो जवाब तो यस में ही मिलना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस का? बता सकते हैं बच्चों। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस NBA, इस ओमेगा को पास लिख ले तो NBA ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। ये EMF, यहाँ पर EMF का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पर n क्या है? ध्यान से देखिए, n क्या है? कांस्टेंट है। B क्या है? कांस्टेंट है। A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो कॉइल है कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। एक ही स्पीड से क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट को हम कहते हैं मैक्सिमम EMF। क्या कहते हैं बच्चों? मैक्सिमम EMF, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? E0 से, या फिर बहुत सी बुक में E के नीचे M भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? EM। मैं ज़्यादातर E0 यूज़ करता हूँ। बुक में कभी EM नज़र आ जाए तो EM भी यूज़ कर लीजिएगा। तो EMF का फॉर्मूला आ गया, क्या आ जाएगा? E0 साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना बच्चों? E0 साइन ओमेगा टी। ये E क्या है? ये E क्या है बच्चों? और E0 क्या है? तो E0 जो है वो है मैक्सिमम EMF, सबसे ज़्यादा EMF, जो कि होगा कितना? NBA ओमेगा। और E क्या है? E जो है वो इंस्टेंटेनियस EMF है। सॉरी, इंस्टेंटेनियस EMF क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि देखिए इसे इंस्टेंटेनियस EMF क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, ये लगातार क्या हो रहा है? घूम रहे हैं। तो EMF कोई फिक्स पैदा नहीं हो रहा है। EMF क्या हो रहा है? चेंज होता रहेगा। सर चेंज क्यों होता रहेगा? क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रहा है। EMF के फॉर्मूले में देखिए एंगल पे डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। एंगल लगातार चेंज हो रहा है, तो EMF कोई फिक्स पैदा नहीं होगा। EMF लगातार क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। और जो चेंजिंग EMF होता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस EMF। और आपको बता दूं, ये जो तीसरा पॉइंट है, यही तीसरा पॉइंट जो है वो है
याद रख लीजिएगा, यही तो पढ़ाने के लिए आज का लेक्चर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। सर जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने शादियों में देखा होगा, पीछे दूल्हे के पीछे एक जनरेटर चलता होता है। वो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो बारात के आसपास लाइटें होती है वो जलती है। कभी जनरेटर नहीं चल रहा होता तो वो लाइट नहीं जलती। हाँ है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कैसे? मैकेनिकल एनर्जी से। तो यहाँ पर सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चों? हम इस कॉइल को लगातार घुमा रहे हैं, मतलब हम क्या दे रहे हैं? इसे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। हम जैसे मैकेनिकल एनर्जी इसे प्रोवाइड करते हैं, ये वैसे क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर ईएमएफ पैदा करता है, और ईएमएफ के कारण ही तो करंट पैदा होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं? कुछ केस लेते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें बच्चों, कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन कर लिया बच्चों? चलिए अब मैं इसके अंदर कुछ केस लेता हूं और एक मुद्दे पे आता हूं, कंक्लूजन पे आऊंगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आने की भरपूर संभावना होगी। ठीक है, तो भरपूर संभावना के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या बना दूँ? मैग्नेटिक फील्ड। ये कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन सीधी बन जाए। ठीक है, ये मैंने क्या बनाने की कोशिश की है? मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश की है। देखिए अब आपको बताऊं, चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं इस कॉइल की इस कॉइल की बात कर रहा हूँ। ये दिख रही है आपको कॉइल, ये कॉइल, और कॉइल का एरिया मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देखिए, और मैंने कॉइल को यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसकी इनिशियल पोजिशन है। तो आप बता सकते हैं अभी एंगल कितना बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का? तो आप कहेंगे 0। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0। अब मान लीजिए मैंने इसे इस डायरेक्शन में घुमाया तो एंगल लगातार क्या हो रहा है? चेंज है। 0 से 5, 10, 20, 25, 30, 35, 70, 80, 90, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, पर एरिया कहाँ की तरफ जा रहा है? इस तरफ। तो एंगल कितना बन गया है? 90। आपको क्रॉस नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो क्रॉस मेरी तरफ है, इस तरफ है, इसलिए एंगल यहाँ बनेगा। क्लियर है? अब जैसे ही घुमाया तो 90, 120, 150, 160, 170, 180। सर 180 क्यों? देखिए क्रॉस जो है इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और क्रॉस इस तरफ। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 180 के बाद 200, 250, 260 और 270। सर 270 क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इस बार एरिया आपकी तरफ है। तो एंगल कितना बनेगा बच्चों? 270। अब जैसे ही ये कंप्लीट 270 के बाद 300, 330, 340, 350, वापस ये कहाँ आ गया? 360। और आप जानते हैं 360 का मतलब होता है कंप्लीट चक्कर, मतलब ये कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर रही है। हाँ है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं कंप्लीट चक्कर का डायग्राम बना रहा हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये रही कॉइल, दिख रही होगी उम्मीद करता हूं। ये रही कॉइल जिसका नाम मैं ले लेता हूं PQRS। ठीक है, और इस केस में मैंने मान लिया कि थीटा कितना है? 0। क्योंकि देखिए अभी जो समझाया वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बोर्ड पे मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये घूम रहा है, बस ये इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये घूम रहा है, और इस केस में थीटा कितना है? 0 है। फिर क्या होगा? फिर से घूमेगा। अरे घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। मेरी डायग्राम थोड़े से वीक है, रेड पेन से बना दिया। ठीक है, तो ये मैं कोशिश अभी भी जारी है मेरी। और इस बार मैंने थीटा कितना बनाने की कोशिश की है? 90। अब आपको ये देखिए, ये थीटा कितना हो गया? 90। ये डायग्राम यहाँ नहीं बनना चाहिए था। एक काम करते हैं,
एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। सब अच्छे से बनाता हूँ मैं, सब अच्छे से। अब थोड़े ठंडे दिमाग से बनाऊँगा, थोड़ा गलत हो रहा था। ठीक है, तो सेकंड केस में मैं डायग्राम कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये सेकंड केस में एंगल कितना बन गया, 90 बन गया बच्चों। ये रहा 90, ये रहा ओमेगा, और ये P Q R S, और थीटा इसमें कितना है 90। ज़ीरो के बाद कितना आ गया, 90। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीरो के बाद 90 डायरेक्ट आ गया, भैया ज़ीरो था, ये कहाँ रहा, ज़ीरो। ज़ीरो के बाद 30 भी हुआ होगा, 45 भी हुआ होगा, 60 भी हुआ होगा, 70 भी हुआ होगा, और फिर 90 भी हुआ होगा। तो अभी मैं सारे केस तो बना नहीं सकता, नहीं तो 0 से 360 के बीच तो 360 एंगल होते हैं, और इससे ज़्यादा भी होते हैं, कभी हम डेसिमल में भी ले तो। इसलिए अभी हम सिर्फ बहुत कम केस ले रहे हैं, 0, 90, 90 के बाद क्या ले लें बच्चों हम, 90 के बाद हम ले लेते हैं कितना, 180। फिर 180 के बाद हम ले लेते हैं कितना, ये डायग्राम इतना सुंदर नहीं है पर फिर भी मैंने कोशिश तो की है। फिर 270, और 270 के बाद हम ले लेते हैं कितना एंगल, 360। ठीक है, 360 पर जो ओरिजिनल पोजीशन से फिर से आ जाएगी, ये तो आप जानते हैं 360 पे हमेशा वही चीज़ जहाँ से शुरू होती। देखिए कभी मान लीजिए यहाँ से क्रॉस शुरू हो रहा है, तो 360 पर ये क्रॉस क्या होगा, फिर से इसी जगह पर आ जाएगा, हाँ या ना। तो 360 पर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जगह चेंज हो जाएगी, PQRS, यहाँ पर भी जगह चेंज हो जाएगी, PQRS। ठीक है, कोशिश की है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ और बनाने की कोशिश करूँ तो ये ओमेगा बना दो, क्योंकि ये लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। लगातार क्या हो रहा है बच्चों, ये घूम रहा है। ठीक है बच्चों, कभी आपको इसका डायग्राम देखना है तो एक काम करता हूँ मैं, कभी आपको स्क्रीन पे ये डायग्राम नज़र आ रहा हो, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है, फोकस आप कर पा रहे हैं, क्या ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये वाला डायग्राम। मैंने यही डायग्राम बनाने की क्या की है, कोशिश की है। दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केस 1, केस 2, केस 3 बहुत सारे केस लेने वाला हूँ। तो केस 1 ले लेते हैं जब थीटा कितना है, 0। बहुत से लोग पूछते हैं थीटा आखिर क्या होता है। थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। थीटा कभी कितना है, 0 डिग्री है। तो आप बता सकते हैं ईएमएफ कितना होगा, तो E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी क्या था, देखिए ओमेगा टी कौन है बच्चों, थीटा ही है। तो मैं इस ओमेगा टी की जगह कितना रख दूं, साइन 0। आप बता सकते हैं साइन 0 कितना होता है, 0। तो 0 इंटू समथिंग 0, मतलब इस केस में ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। थीटा 0 तो ईएमएफ कितना होगा, 0, जिसे हम मिनिमम कह देते हैं। अब केस 2 में हमने थीटा कितना लिया है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री तो इज़ साइन ओमेगा टी की जगह कितना रख दूँ, साइन 90। ठीक है, तो बच्चों साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 90 पर ही होती है। आप बता सकते हैं साइन 90 कितना होता है, 1, सबसे मैक्सिमम। तो ये 1 हो गया। देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, जो कि सबसे बड़ी होती है साइन की। तो E किसके इक्वल हो जाएगा, E0 के। तो इस केस में E जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, और E0 के। E0 क्या है, मैक्सिमम EMF, मतलब इस टाइम जो EMF पैदा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब केस 3 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, केस 3। केस 3 में थीटा कितना ले लें, 180। तो E इक्वल्स टू E0 साइन 180। आपको पता होना चाहिए साइन जो होता है 0 पर, 180 पर, और किस पर, n पाई। कभी n पाई नाम सुना हो, n पाई क्या होता है, n पाई मतलब पाई होता है 180।
तो कहाँ कहाँ 0 पर, 180 पर, 360 पर, 540 पर, इन सब जगह क्या होता है, 0 होती है इनकी वैल्यू। तो ये 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो EMF फिर से कितना हो गया, 0। मतलब EMF की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए मिनिमम हो गया। अब हम केस 4 लेते हैं। केस 4 में थीटा कितना होता है, 270 डिग्री। तो इक्वल्स टू E0 साइन 270, और बच्चों बता दूं साइन 270 -1 होता है। तो बताओ E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -E0। कितनी हो जाएगी बच्चों, -E0। सर E0 क्या है, तो E0 जो है मैक्सिमम EMF है, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये EMF मैक्सिमम ज़रूर है, पर इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के जस्ट क्या है, अपोजिट। तो ये भी क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, पर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम केस नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और केस नंबर 5 क्या है, थीटा 360। तो थीटा 360 है, मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने वाला है ना। ये ओमेगा लिखा हुआ था, कभी दिख रहा हो तो, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, और ये घुमाने की कोशिश की है एक साथ बनाने के चक्कर में, सब गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E0 साइन 360। और आपको बता दूं, अभी मैंने कहा था साइन 0, 180, 360, 540, 720 सब जगह साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो बच्चों 0 इंटू समथिंग फिर से कितना आ गया, 0। फिर से EMF की वैल्यू क्या आ गई है, 0, मतलब मिनिमम आ गई है। इसको देखते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए एक ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ आपने कभी अपनी लाइफ में देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर ये ग्राफ देखा है हमने। चलिए ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है। हाँ है ना, अरे भाई जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कभी हम बात करें सर क्यों, ऐसा क्यों, अरे भाई आपको कहानी नहीं पता क्या, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी। इसका मतलब माना कि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, पर कौन चेंज हो रहा है, टाइम। टाइम चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, एंगल। तो यहाँ पर मैं एंगल बना लेता हूँ, कौन सा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बच्चों ऐसा नहीं कि ये घूमना बंद हो गया है, ये लगातार घूम रहा है, लगातार ये जो कॉपी है या फिर कहें कॉइल जो है लगातार घूम रही है। पर हम सिर्फ घूमने का एक कंप्लीट चक्कर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो काम एक रिवॉल्यूशन में होगा वो काम अगले रिवॉल्यूशन में भी सेम ही होगा। कभी आपने एक रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर ली तो आपको आगे के रिवॉल्यूशन सबके बारे में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं ये ग्राफ बनाने जा रहा हूँ किसके बीच का, EMF वर्सेस टाइम का। तो EMF क्या है, इंड्यूस EMF है। चलिए 0 एंगल पर EMF कितना है, 0, ये रहा पॉइंट बना दिया, EMF 0 है। यहाँ पर EMF कितना है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 90 पर EMF क्या है, E0 जो कि मैक्सिमम है। तो 90 पर EMF की वैल्यू ये मैक्सिमम है, मैंने यहाँ पर इसे मैक्सिमम नाम दे दिया। और 180 डिग्री पर EMF फिर से कितना है, 0, ये 0 बना दिया। फिर 270 पे EMF फिर से मैक्सिमम है पर नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो 270 पे EMF फिर से मैक्सिमम है, पर कहाँ पर मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और 360 पर EMF कितना है, 0। तो 360 पर EMF 0। कभी हम इन सारे पॉइंट को मिलाएं तो ये इस तरह से साइकिल मिलती है। इस मैक्सिमम EMF को E0 कहते हैं, और ये मैक्सिमम EMF को क्या कहते हैं, -E0 कहते हैं। और याद कीजिए इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या आपने ये ग्राफ कभी अपनी लाइफ में देखा है, क्या आपने ये ग्राफ कभी लाइफ में देखा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ये जो ग्राफ है किसका है, अल्टरनेटिंग EMF का है, या फिर कभी एक चैप्टर भी है जो कि अगला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा EMF यहाँ पर अल्टरनेटिंग है
अल्टरनेटिंग का मतलब ईएमएफ लगातार क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। ईएमएफ की वैल्यू फिक्स नहीं है। ईएमएफ जीरो मैक्सिमम पर नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो मैक्सिमम ऐसा चलता रहेगा। इसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण कौन सा करंट फ्लो होगा, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अगला चैप्टर इसी का है, एसी अल्टरनेटिंग करंट का, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगले चैप्टर की शुरुआत का बेसिक किसको जाता है, माइकल फैराडे को, क्योंकि माइकल फैराडे नहीं होता तो ईएमएफ पैदा ही नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण या एरिया के चेंज के कारण या फिर थीटा के चेंज के कारण। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट या एसी पढ़ना है तो आपको ये बेसिक आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। सिर्फ एक लेक्चर और बचा हुआ है एडी करंट का। ये क्या नाम है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एडी करंट, हिंदी में इसे कहते हैं भंवर धाराएं, पर हिंदी का आपको कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं है। पर एडी करंट क्या होता है हम अगले लेक्चर में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों को चैनल ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करिए। ठीक है, तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।